अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब अहम तरीन केस की आज समाअत हो रही थी जनाब। और आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब इस केस की समाअत कर रहे थे। अब तक का अहवाल जो है उससे लगता ये है बज़ाहिर कि जनाब वाला ये केस जो है ये उड़ जाएगा और इस केस में से कोई ऐसा सच नहीं निकलेगा। और जो बयानिया बनाया गया इसके ऊपर बगावत का और पता नहीं क्या क्या लगाया गया इमरान खान साहब के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, उसमें जो बयानिया की जान थी वो निकल जानी है इस केस के फर्दर प्रोसीडिंग्स में चलकर। इसमें बेहतरीन दलाइल दिए हैं वकील जो हैं इमरान खान साहब के और सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने बेहतरीन इस सारे मामले में इस केस में दलाइल दिए हैं। और मैं थोड़ा सा उनकी डिटेल्स आपको बता दूं कि बानी पीटीआई पर साइफर को गैर कानूनी तौर पर पास रखने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अदालत ने सजा सुनाते वक्त कहा था कि ऐसा जानबूझकर किया गया और गफलत भी करार दिया इसको। ये दोनों इल्ज़ामात कैसे हो सकते हैं? जानबूझकर क्या होगा या गफलत होगी? जब कोई डॉक्यूमेंट आता है तो पहले सेक्रेटरी के पास आता है, चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर कहा। और इसी तरह आगे चलते जाएं तो उन्होंने फिर फर्दर पूछा कि क्या ये जो साइफर वाला सारा डॉक्यूमेंट है, साइफर इटसेल्फ जो है, ये किसी ने देखा है? और उन्होंने कहा किसी ने नहीं देखा। वकीलों ने भी कहा कि नहीं देखा। तो उसका ओरिजिनल कंटेंट किसी ने देखा? उन्होंने नहीं देखा जी उसमें आके। और फिर वो मतन पढ़ के जो तकरीर थी, जो इस्लामाबाद वाली तकरीर जिसके ऊपर सारी कार्रवाई ये चलाई जा रही थी, वो उसका मतन जो है सारे का सारा वो पढ़कर सुनाया गया अदालत के अंदर सलमान सफदर साहब की जानिब से। तो उसके ऊपर जस्टिस मियाँ गुल औरंगजेब साहब ने कहा ये तो सियासी तकरीर लग रही है सारी की सारी। इसके अंदर आकर मतलब ये कि मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं मौके पर मौजूद नहीं था और मेरे पास जो इत्तलात जो टिकर्स आए हैं मैं सिर्फ वो आपके सामने रख के बात कर रहा हूँ। कहानी ये लगती है कि इस केस ने उड़ जाना है और ये एक केस उड़ जाएगा। इसका एक दलील ये बनती है कि इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले सहाफियों से बात करते हुए कहा था कि इन लोगों ने 190 मिलियन 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है अलकादिर ट्रस्ट वाला और 190 मिलियन पाउंड केस जो है, ये सारे केस इसलिए रखे हुए हैं जनाबे वाला कि मेरी अगर इसमें साइफर केस में भी जमानत हो जाती है तो उसके बाद मुझे इस केस में एंगेज कर लिया जाए, इस केस के तवस्सुत से इस केस में मुझे अंदर रखा जा सके। और आज जो सहाफी वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे उन सबका ये कहना है कि जी पीडीएम ने जो बयानिया साल 2 साल लगाकर बनाया सारा ये साइफर केस वाला, ये बयानिया उनका ज़मीन बोस हो जाना है जैसे ये केस कंक्लूड होना है। और आज समाअत मुलतवी कर दी, कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। और फर्दर इसके ऊपर कल सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं वही कल से इसके ऊपर आर्ग्यू करेंगे, वही इसके ऊपर कल भी कंटिन्यू रखेंगे। अगली खबर जनाब, उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा, आप आज एटीसी में लाहौर में पेश हुए थे। एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में पेश हुए थे। यहाँ पर भी उन पर मुकदमात चल रहे हैं। उनके साथ बाबर अवान साहब थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, बहुत सीनियर काउंसिल हैं, वो भी उनके साथ थे। वहाँ पर एक नाखुशगवार सा वाक़या पेश आया जहाँ पर उनकी खवातीन कैदियों से मुलाकात हुई, आलिया हमजा वगैरह से। वहीं पर एक नाखुशगवार सा वाक़या भी पेश आया है। सलमान शाहिद साहब एडवोकेट हैं, वो लिखते हैं कि जनाब 106 कैदी जो 9 मई के बाद कैद हैं और वो आज उनको अदालत में 106 का नंबर था जिनको आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था। हमने उमर अयूब साहब से दरख्वास्त की कि जनाब यहाँ पर अलीमा खान साहिबा भी आती हैं, बाकी तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी जब आते हैं तो वो जाकर अपनी पार्टी के कारकुनान जो कैदी हैं उनसे मिलते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वी अप्रीशिएट, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपकी दरख्वास्त करते हैं कि आप भी तशरीफ़ लेके आए, आप भी चलकर कैदियों से मिलें, उनकी हौसला अफजाई करें कि यार कोई नहीं, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, ज़्यादा गुजर गया, थोड़ा रह गया, काफ़ी सारे लोग जमानतों पे बाहर आ गए हैं, आप लोग की भी जमानतें हो जाएगी, ज़रा चल के कैदियों से बात कर लीजिए, दे विल फील गुड। तो कहते हैं सलमान शाहिद साहब कहते हैं कि इसके ऊपर बाबर अवान साहब ने उनको मना कर दिया और खुद तो गए नहीं और साथ उमर अयूब साहब को भी जाने से रोक दिया। ये बड़ी अजीब सी हरकत थी, बड़ी नेगेटिव किस्म की हरकत थी कि उमर अयूब एक पार्टी के सीनियर टीयर 1 की लीडरशिप है यार तहरीक इंसाफ की। चले बाबर अवान साहब तो टीयर 1 में नहीं अब आते, कभी आते थे ये भी, अब आप नहीं आते, लेकिन उमर अयूब तो टीयर 1 की लीडरशिप है यार। आपको खुद इंकरेज करना चाहिए था कि आइए उमर अयूब साहब मैं आपके साथ चलता हूँ, चल के कैदियों से बातचीत कीजिए, उनको हौसला दीजिएगा, कोई बात नहीं यार, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। आप उल्टा डिस्करेज कर रहे हो। और वो तमाम लोग, वो वकला जो ILF के और वो तमाम वकला जो आपको दरख्वास्त करने आए थे, वो कितना डिसहार्ट हुए होंगे कि वो किस कॉज के लिए, किस पार्टी के लिए इतना सर कपाते रहे हैं कि उनके जो लीडरान हैं जो बाहर है वही कैदियों से मिलने से गुरेजा हैं। इमेजिन कीजिए कि अलीमा खान साहब आती हैं, उज़मा खान साहब आती हैं, जो इमरान खान साहब की हमशीरा जब आती हैं अदालत में, तो वो जाकर एक एक बंदे से मिलती हैं यार वहाँ पर।
और वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर भी नहीं है, क्योंकि कोई सियासी तरबियत बहुत लंबी चौड़ी हुई है कि वो बहुत स्टार्ट से सियासी जमात का हिस्सा है तहरीक इंसाफ का। वो लोग तो नहीं थे, वो लोग तो मजबूरन ये केसेस वेसेस में, जबकि इमरान खान साहब पकड़े गए तो उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई हुई है, वरना तो उनकी कहानी ही कोई नहीं थी इस सारे मामले के अंदर। तो ये एक नाखुशगवार सा वाक़या मेरे नज़दीक पेश आया। इससे नफरतें बढ़ती हैं, इससे नुकसान जो है वो पार्टी का होता है। और उमर यूब साहब से मैंने किसी तवज्जुह से उनका वर्जन भी इसके ऊपर मांगा हुआ है, 2-3 घंटे हो गए इस खबर को, अभी तक उनका वर्जन नहीं आएगा, तो वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन दिस वाज रॉन्ग, और ये सलमान ने पब्लिकली आके सबको बताया, सलमान शाह ने ट्वीट भी किया और उसने पब्लिकली सबको बताया कि उमर यूब और बाबर अवान साहब ने ज्यादती की है। अगली खबर अकबर एस बाबर साहब से। अकबर शेर बाबर साहब जो है तहरीक इंसाफ के अपने आप को आज भी बानी रुकन कहते हैं। वो कहते हैं जी मैं तहरीक इंसाफ बनाने वालों में से था, मैं आज भी पीटीआई का हिस्सा हूँ। पीटीआई वाले कहते हैं आप हमारा हिस्सा नहीं है, वो कहते हैं कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली कहानी जो है वो अकबर एस बाबर के ऊपर मुकम्मल फिट आती है। अकबर एस बाबर साहब ही थे वो जनाब कि जिनकी वजह से बल्ले का निशान भी गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उन्होंने चैलेंज किए थे। हर वो पंजाबी में कहते हैं लुच फ्राई करना, पैड़ी जी टर्म है साड़ी पंजाबी दी, लेकिन लुच फ्राई करने के किधर ना किधर अकबर एस बाबर साहब जरूर आ जाते हैं। बिफोर इट के मैं उनकी इस रिसेंट डेवलपमेंट की तरफ आऊँ, अकबर एस बाबर साहब के बारे में मेरा कमेंट बड़ा सादा सा होता है। अकबर एस बाबर साहब जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, उस गली में से अकबर एस बाबर साहब को इलेक्शन पे खड़ा कर दिया जाए, अकबर एस बाबर साहब बुरी तरह हार जाएंगे। उस मोहल्ले के लोगों ने भी 90% ने अकबर एस बाबर के खिलाफ वोट करना है। लेकिन सवाल ये, जवाब तो इसका पता है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो जरूर किया जाना चाहिए, लोगों तक ये पहुंचना चाहिए कि अकबर एस बाबर किसके लिए काम करते हैं, जो वो तहरीक इंसाफ ही के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। कभी फॉरेन फंडिंग केस आ जाता है, कभी बल्ला आ जाता है, कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ जाते हैं। मतलब क्या कि अकबर इस बाबर को कई रात को सोते हुए कोई ख्वाब आया कि तुम इमरान खान के कद के लीडर हो, उठो, इस मुल्क की तकदीर तुमने बदलनी है। या आप इतने कमजोर मोरे हैं कि आप हर जगह के ऊपर इस्तेमाल हो जाते हैं, जहां आपको भेजा जाता है तो क्या करना है पाए तो आप टुर सर मैं हाजिर में चल पड़ता हूँ, आप सियासी जमातों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, आप ताकतवर लोगों के इस्तेमाल हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जाने चाहिए, इनके ऊपर बात की जानी चाहिए कि अकबर इस बाबर साहब किस गुस्से के अंदर, मतलब मेरे के जहन में अक्सर सवाल आते हैं कि इज बीइंग यूज्ड, और क्या इनको गुस्सा इतना है अपनी पार्टी के ऊपर जिसका कहते हैं कि मैं बानी रुकन हूं, और जो पार्टी है वो कहती है कि हमारा रुकन नहीं है। तो क्या उनको इमरान खान साहब के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना गुस्सा है कि उनके जिंदगी का मकसद सिर्फ ये बन गया है कि मैंने इस सियासी जमात को टारगेट करना है। अब की डेवलपमेंट ले लीजिए, पीटीआई के तमाम, उन्होंने एक खत लिखा है, मैं पहले बता दूं, उन्होंने एक खत लिखा है मोहसिन नकवी साहब को, जो हमारे होम मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर है, उनको एक खत लिखा है, और उसमें खत का मतन कुछ इस किस्म का है। उस कुछ मेन पॉइंट्स में आपके सामने रख देता हूँ। पीटीआई के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की जाए। खत की कॉपी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को इरसाल कर दी गई है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदेही के बावजूद पीटीआई के गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। गैर कानूनी गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं। 2 अगस्त 2022 को फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के तमाम पहलुओं पर अमल दरामद कराया जाए। किसी भी सियासी जमात का बैरूनी ममालिक में बैंक अकाउंट्स खोलना और खुफिया रखना जुर्म है। इन तमाम पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो इन खुफिया गैर मुल्की और गैर कानूनी अकाउंट्स को इस्तेमाल करके मुल्की साख को नुकसान पहुंचा रहे। और ये खत उन्होंने एड्रेस किया है जनाब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर को एड्रेस है, उनकी जानिब ये खत लिखा गया है। अब इस खत में क्या घुसता है क्या निकलता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नज़दीक जो हालात हैं तहरीक इंसाफ को लेकर, जिस किस्म के स्क्रू टाइट किए गए हैं उनके, मुझे लगता है कि अकबर एस बाबर साहब का ये खत भी काम कर जाएगा, और अकबर एस बाबर साहब की ये अटेम्प्ट जो है इसके ऊपर भी स्क्रू टाइट कर दिए जाएंगे। इसके ऊपर भी फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनके स्क्रू इसके ऊपर भी टाइट कर दिए जाएंगे। अच्छा, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह ये इंटरेस्टिंग है वैसी एक और भी इंटरेस्टिंग खबर है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। साबिका डीजीआई फैज हमीद साहब बड़ी देर से खबरों का हिस्सा है। कई पर हीरो बनते थे, कई पर वो विलन बनते थे। सर्विस में होते हुए भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हो गई थी कि फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब का नाम बड़ा गूंजता रहा इवन एट दैट टाइम। रिटायर हो गए, घर चले गए, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बट अभी तक टीवी और रिपोर्ट और खबरें उनका पीछा नहीं छोड़ रही। उनके भाई हैं नजफ हमीद साहब। नजफ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया, एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, जज के सामने पेश कर दिया गया, उनका जिस्मानी रिमांड हो गया एंड एवरीथिंग। अब साबिका डीजीआई के भाई को, जो साबिक नायब तहसीलदार थे चकवाल के, उनको यूं गिरफ्तार करके खबरें बनना समझ से बाहर है। एक सरकारी मुलाजिम में गिरफ्तार हो गया करप्शन की, ठीक है गिरफ्तार हो गया, तो क्या उनका तारुफ सिर्फ यही है कि वो फैज हमीद के भाई हैं? नहीं यार, वो खुद भी एक सरकारी मुलाजिम है।
इस कहानी के अंदर ट्विस्ट भी आता है, वो ट्विस्ट भी सुन लीजिए। ट्विस्ट ये आता है जनाब का, मतलब फेक न्यूज़ होती है ना इसमें, अजीब सी वो फेंक दिया जाता है। कंप्लीट कहानी ये है कि वो गिरफ्तार होते हैं, उनको जज के सामने पेश किया जाता है, रिमांड हो जाता है, एंड ऑफ द स्टोरी, ये मुकम्मल खबर है। इस खबर के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, और वो जुड़ी हुई ये है कि जनाब जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद एक फेक न्यूज़ फ्लोट होती है कि जी वो फैज़ हमीद पुलिस को चकमा दे के फरार होने में कामयाब। तो सवाल ये था कि फैज़ हमीद की उम्र 16 साल है, वो नौजवान है, पुलिस वाले बूढ़े थे। जो नजफ हमीद हैं वो 16 साल के नौजवान थे, वो पुलिस को चकमा दे के भागने में कामयाब हो गया, और वो भाग गया, और पुलिस बेचारी पीछा करती करती थक गई और वो नहीं पकड़ सकती। यार अल्लाह का नाम लो, एक बंदा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, कर लिया, पेश कर दिया, रिमांड हो गया उसका, जज के सामने पेश करके रिमांड भी हो गया उसका, लेकिन खबरें नजफ हमीद साहब के मुतालिक चलती रहेंगी, क्योंकि नजफ हमीद साहब फैज़ हमीद साहब के भाई। तो यहाँ पर जिस चीज़ का, हाँ ऑफ कोर्स ये इस चीज़ का बेनिफिट भी उन्होंने ज़रूर एट सम पॉइंट लिया होगा कि जब उनके भाई इतने बड़े सरकारी ओहदे के ऊपर थे तो नजफ हमीद साहब ने उनका उस सरकारी ओहदे का कोई ना कोई बेनिफिट भी होगा, और अब उसका नुकसान भी हो रहा है। सो दैट इज़ हाउ सिस्टम वर्क्स इन दिस कंट्री। बार उनको गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।